तो आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की चर्चा करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ। लॉसा मौसा। दो फैक्ट हम लोग को समझना यहाँ पर है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का अर्थ होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को जीसीडी भी कह सकते हैं। तो एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जीसीडी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे समझना है हम लोगों को। some important फैक्ट। पहला फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसे समझना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक गुने के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी बात है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, अर्थात को प्राइम का हो गया सह अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? एक होता है। या सापेक्षित अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? एक होता है। इसी में एलसीएम हमेशा इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। दो बातें यहाँ पर समझना है। पहली बात, को प्राइम नंबर या सापेक्षित अभाज्य संख्या
का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम हमेशा, दूसरी बात, एलसीएम हमेशा इन्हीं दो संख्याओं में से, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। जैसे सभाज्य संख्या मान लेते हैं 5 या 11, 5 या 11। पहली बात मान लेते हैं ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ए बी सअभाज्य संख्या है, तो इसका यदि एचसीएफ निकाला जाए तो क्या होगा, 1 होगा। और यदि एलसीएम निकाला जाए तो ए गुने बी, यानी एलसीएम हमेशा इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? तो यह पहली बात। दूसरी बात, यह 5,11 ये सअभाज्य संख्या है और इसका एचसीएफ निकाला जाए, एचसीएफ निकाला जाए तो कितना होगा, 1। और एलसीएम निकाला जाए तो 5 गुने 11 अर्थात 55। तो इस तरह से हमें सअभाज्य संख्या और सापेक्षित अभाज्य संख्या है ना, इस तरह से निकाला जाता है। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है और एलसीएम हमेशा इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। पहला उदाहरण, ए और बी सअभाज्य संख्या है तो एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 1। और एलसीएम निकाला जाए तो हमेशा इन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? तीसरी बात, थर्ड कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है? तो एलसीएम और एचसीएफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान देना। पहली बात है प्राइम नंबर और दूसरी बात कंपोजिट नंबर, अर्थात इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या और ये हो गया भाज्य संख्या। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कुछ भी थ्योरम, ये थ्योरम का मतलब कुछ होता ही नहीं है थ्योरम, बट थोड़ा सा समझना है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को और कलम कॉपी लेके इसको नोट डाउन करना है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या के अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को, फिर से अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को
प्राइम फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में गुणनखंड करके घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक कोई ख़ास तरह का थ्योरम नहीं है, फिर भी ये दो बातें इसमें ध्यान देना है। और इनका जो गुणनखंड जो होता है, प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है, ये तीसरी बात ध्यान देना है, अद्वितीय, ये अद्वितीय नंबर होता है, अद्वितीय यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर अर्थात अद्वितीय। प्राइम फैक्टर के अद्वितीय के बिना होते हैं। ये दो बातें ध्यान देना इसमें, एक हो गया प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर, और यूनिक नंबर अद्वितीय के बिना होते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय होता है अद्वितीय के बिना, इनके प्राइम फैक्टर, इनके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? अद्वितीय के बिना होता है। क्लियर? तो तीन बातें हमें ध्यान देना है। आगे अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किताब पहला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा इजी, मतलब इजी नंबर लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट आप बढ़िया समझ पाएँ। संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, ये थोड़ा इजी नंबर लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में जल्दी आ जाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 3, और 20 का 2 गुने 2 गुने 20 का देख लेते हैं, 2 10 2 पंचम, यानी 2 गुने 2 गुने 5। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? यानी प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर कॉमन मिल रहा है वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है? सिर्फ 2, तो 2 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। उसके बाद एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है उसे तो लिखना ही है,
और जो शेष गुणनखंड बच जाता है, जो शेष गुणनखंड बच जाता है उसे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, उसे भी गुना करना है। पहली बात, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर मिल रहा, जो कॉमन नंबर मिल रहा उसे तो लिखना ही है, और जो शेष बच जाता है उसे भी गुणनखंड कर देना है। तो इसमें बच गया कितना, 3, इसमें बच गया 2 और 5। तो सभी का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, 12 पंचम 60। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, और एचसीएफ 2। और सेकंड तरीका से भी निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम सेकंड तरीका से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट गुने सेकेंड और एलसीएम गुने एचसीएफ। ये सिर्फ 2 नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर कौन कौन है, 6 गुने 20 एलसीएम निकालना है, गुने एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हो गया 2, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 20 तिया 60 एलसीएम। इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं, इस विधि से निकाल सकते हैं या इस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नंबर 2, अभाज्य गुणन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान देना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से छियानवे का इधर ब्रेक डाउन कर देते हैं, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 तिया 3 6 12 24, 24 48 दूना 96। तो कितना हो गया यहाँ पर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, 1 2 3 4 5। और दूसरा नंबर आ गया कितना, 404। तो 404 का ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 2 से 404, तो 2 दूनी 4, 0 2 2 0 1। ठीक, तो यहाँ पर हो जाता है 2 गुने 2 गुने 101। तो 96 और 404। यहाँ
कॉमन नंबर मिल रहा है ये और ये, तो एचसीएफ कितना हो गया 4, एचसीएफ कितना हो गया 4। और एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन नंबर है उसे तो लेना ही है, शामिल तो करना ही है, कॉमन नंबर को शामिल करना ही है। जो शेष रिमाइंडर बच जाता है, जो शेष गुणनखंड बच जाता है उसे भी शामिल करना है। तो शेष कौन कौन बच जाता है, जो कॉमन नंबर मिल रहा है उसे तो लिखना ही है, और जो शेष बच जाता है, तो कॉमन नंबर में सिर्फ एक नंबर लिखना है। ये कॉमन नंबर मिल रहा है, इसमें से कोई एक लिखना है, ये कॉमन नंबर मिल रहा है, इसमें से कोई एक लिखना है, और जो शेष बच गया उसे भी साथ में शामिल करके गुणनफल करना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 101, तो इस हिसाब से 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई स्टूडेंट है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हमको हेल्प कर रहे हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाता है 96। ठीक है। तो और सेकेंड मेथड देखते हैं, क्योंकि सेकेंड मेथड ये जो नंबर थोड़ा सा हार्डली नंबर है, इसलिए इसका सेकेंड मेथड से ही एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट गुने सेकेंड इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गुणनफल थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए यही मेथड पे हम लोग को काम कर लेना है। तो कितना हो गया, नंबर कितना है 96 गुने 404, और एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 है। तो 4 से यहाँ यदि हम काट देते हैं तो कितना हो जाता है, या तो 4 इससे काट सकते हैं, 24 छक 96, तो 24 गुने 404 बराबर एलसीएम। तो हम लिख सकते हैं 24 चक 96 और 24 चक 96, यही हो गया क्या चीज़, एलसीएम हो गया। तो यही मेथड से हम लोग को एलसीएम निकालना है। फिर भी ये मेथड समझा दिए हैं, जो आपको इजी लगे इस तरह से बनाना है। अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना है। संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो 3 नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणन खंड विधि, अभाज्य गुणन खंड करेंगे तो 6 का कितना हो गया, 2 गुने 3 72 का, 72 के यहाँ देख लेते हैं 36, 18 2 9 सॉरी हाँ 2 9 3 तिया 9 दिन 18 36 72। उसके बाद कौन है 120 है, तो 2 60 2 30 2 15 3 पंचम 15, तो कितना हो गया, तो 6 हो गया। उसके बाद कितना है 72 का,
तो 72 का देखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और 120 का कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना है। जो कॉमन मिल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन नंबर मिल रहा है उसे तो शामिल करना ही है। तो कॉमन नंबर कौन कौन मिल रहा है 2 गुने 3, तो एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे ये बात ध्यान देना है कि 2 नंबर का हमको देखना है, कि 2 नंबर का हमको कॉमन लेना है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का कॉमन लेना। पहले हम लोग 3 स्टेप में ले लिए हैं, 1 2 3 है ना। अब 2 स्टेप में लेना है, तो 2 स्टेप में ध्यान देना है। ये तो हो ही गया, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहली बात ध्यान देना है कि जो कॉमन नंबर मिला है उसे तो शामिल करना ही है, अर्थात एचसीएफ का तो लिख ही देना है। ये कॉमन मिल रहा है, कॉमन में पहले 3 स्टेप को निकाल लिए हैं, अब 2 स्टेप का निकालना है। तो 2 स्टेप में ध्यान देना है। ये तो हो गया, बच गया ये दोनों, तो ये लिख सकते हैं दोनों में से कोई एक नंबर। 2 स्टेप करके निकाल रहे हैं, 3 स्टेप निकाल चुके हैं, अब 2 स्टेप करके निकाल रहे हैं। तो 2 शामिल है इसमें, 1 लिख दिए। ये 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिख दिए। उसके बाद शेष जो आता है वो ध्यान देना है। शेष इसमें ध्यान कितना देना है, बच गया कितना 3 गुने 5। फिर से ध्यान देना है। 3 स्टेप पे हमको पहले ध्यान देना है। तो 2 यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए 2 तो मिलेगा, 2 तो है ही इसमें कॉमन, इसमें भी 3 मिल रहा है, वो तो ठीक है। अब 2 स्टेप करके हमको मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 नंबर करके ध्यान देना, ये मैच कर रहा है, उसके बाद ये कर रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक नंबर लिखेंगे, ये दोनों में से कोई एक नंबर ये लिखें और एक नंबर ये लिखें, क्योंकि ये 3 स्टेप वाला यहाँ से यहाँ ए लाए हैं। तो 2 नंबर का हो गया ये दोनों। उसके बाद बच गया कौन, शेषफल बच गया 3, उसके बाद 5। सभी को गुणनफल कर देना है। तो 5 तिया 15 दूना 30, 3 दूना 60, 60 तिया 180, 18 दूना 36, 360। एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि छब्बीस और 91, क्वेश्चन नंबर 2 510 और 92, क्वेश्चन नंबर 3
336 और 54। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाएंगे अब। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले ये 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक, तथा इसकी जांच करना है कि क्या दोष। जांच करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला पे चलना है, उसके बाद जांच करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो सॉल्यूशन करना है 26 और 91 का। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का कर देते हैं 13 दूनी 26, ये तो ऐसा ही हो जाएगा। 26 का कितना हो गया 13 दूनी 26 और 91 का होगा 13 सती 91। अब इसको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो हो गया 13। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन मिल रहा है उसे एक कोई नंबर ले लेना है, उसके बाद जो शेष बचा उसे भी गुना कर देना है। तो कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी 13 गुना 14, तो कितना होगा 13 चौका 52 और 13 का ही 13, 2 5 3 8, 182 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 182 हो गया। अब हमें जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहली बात फॉर्मूला पर हमको चलना है। 2 संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और एचसीएफ गुने एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाता है 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हो जाता है 13 और गुने एलसीएम कितना है 182। गुना करते हैं यहाँ पर तो 26 के 26, 26 नमा 2 3 4, 26 नमा 2 3 4, 26 नमा 2 3 4, 6 6 2 4 2 6 हो गया 3 23, अर्थात कितना हो गया 23 66 बराबर। इसको यदि गुना किया जाए तो 13 26 3 6, ये भी हो जाता है 23 66। इस तरह से ये हैंस रिकॉर्ड सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ये सेटिस्फाइड हो गया, हैंस सेटिस्फाइड, हैंस सेटिस्फाइड, इसलिए यह सत्यापित कर चुके हैं। क्लियर। तो और ये दोनों क्वेश्चन अपने से बना लेना है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी भी कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग 5 आते हैं, 4 तक पढ़ लिए, 5 अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। बारह 15 और 21,
क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देना है। 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3, और 15 का हो गया 2, 3 पंचम 15, और 21 का हो गया 3 सती 21। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कॉमन मिल रहा है ये तीनों। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि सिर्फ 3 ही कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो एलसीएम ध्यान देना है। 3 नंबर के एलसीएम क्या ध्यान देना है, पहले 3 स्टेप ले लेना है, 1, 2, 3, ये तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो जो मिल रहा है उसे तो लिखना ही है, और जो नेक्स्ट बच गया है, अब 2-2 करके देखना, क्या 2-2 करके शामिल है इसमें मल्टीप्लिकेशन कॉमन। तो ध्यान देना है, 2-2 करके इससे मैच नहीं कर रहा, तो जो शेष बचता है उसे लिख देंगे। 2 बच गया शेष, फिर यहाँ 2, उसके बाद बच गया ये तो कॉमन में आ ही गया है, बच गया 2-2, बच गया 5 और 7। तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितना आ जाता है, 5 दूना 10 तिया 5 दूना 10, 10 दूना 20, बितिया 60, 6 सत्ते 42, 420। एलसीएम कितना आ जाता है, 420। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो 17 का कितना होगा, 17, और 23 का 23, और 29 का 29। क्यों 17 का 17, 23 का 23 और 29 का 29, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो केवल एक, जिसका प्राइम फैक्टर 1 हो और स्वयं से विभाजित हो, यानी 1 और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ एक सब में लिख देंगे। और एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ कितना होता है, जो कॉमन मिल रहा है एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम इन तीनों नंबर का गुणनफल 17 गुने 23 गुने 29, 17 गुने 23 गुने 29, इसे गुना करके यहाँ पर लिख देना है। कोई स्टूडेंट हेल्प कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये खुद से मतलब गुना कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, और ये भी इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, ठीक है। 8, 9 और 25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कितना आया, 11, 11, 33, 9। एक स्टूडेंट ने गुना किया तो कितना आया, 11, 33, 9। बढ़िया से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन खुद ही बना लेना है। अगला क्वेश्चन है 5, 6। एचसीएफ दिया है
एलसीएम 306 ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ इतना है। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी किताब से ये है। एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन नंबर 5 में है, शायद नहीं 4 में है, और हम जो उदाहरण सहित बना रहे हैं उस पर ये नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ इतना 306 और इतना का 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो सबसे हमें फॉर्मूला को याद करना है। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड बराबर और एचसीएफ गुने एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 306। यहाँ ये ध्यान देना है कि एचसीएफ दो संख्या ये हो गया, एक संख्या ये दूसरी संख्या ये, एचसीएफ हो गया 9। तो एलसीएम हमको निकालना है दोनों संख्या का। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। तो इतना कितना हो गया 657 बराबर एचसीएफ हो गया 9 और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो इसे कट कर देना है। 9 तिया 27, 9 से गुना कर देना है इसमें। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 बच गया 3, 9 चक 36, 34 गुने 657 एलसीएम। यदि गुना किया जाए तो कितना आता है 22 33 8। तो 22 33 8 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 0 पर समाप्त का मीनिंग होता है कि इकाई स्थान पर शून्य आना। इकाई स्थान पर शून्य आना। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या होता है? 0 अंक पर समाप्त होने का अर्थ हुआ अंत में 0 अंक पर समाप्त हो। इसका मीनिंग हुआ कि इकाई स्थान पर 0 कब आता है। तो हमेशा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए लिख दिए हैं 10 तो 2 पचे 10, फिर लिख दिया 50 तो 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, 5 गुने 5। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया कि 5 और 2 और 5 जिस कोई भी नंबर में कोई भी संख्या है यदि प्राइम फैक्टर किया जाए तो 2 और 5 आना बहुत ज़रूरी है। यदि 2 या 5 आ जाता है तभी इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है। अन्यथा 2 या 5 में से कोई भी संख्या 2 या 5 यदि कोई गायब है, 2 या 5 में से कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होता। जैसे 100, जैसे मान लेते हैं यहाँ 150 लिख दिए
तो 150 इसका मतलब है कि इसमें 2 और 5 होगा ही। क्लियर। अब नेक्स्ट ये समझना है। तो 6 कोई भी संख्या हो, यहाँ पर कोई भी संख्या हो तो ध्यान देना है अभाज्य संख्या, सॉल्यूशन में ध्यान देना है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या छः का अभाज्य संख्या कितना होता है 2 गुने 3। यहाँ पर 6 टू द पावर n है तो कितना हो गया 2 गुने 3 n, इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर n और गुने 3n। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 15 हम ले लिए, तो 15 लेने के बाद क्या होता है 15 ले लिए तो 15 है तो पावर n है, तो 3 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 है, तो 15n बराबर कितना हो गया 3 5 3 5 होल टू द पावर n। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 पर पावर n और गुने 5 पर पावर n। तो इस पर ये विशेष ध्यान देना है, इसे ध्यान देना है कि 6 पर पावर n है तो 2 गुने 3 यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 3। तो 2 3 का यदि हम होल टू द पावर n करेंगे तो 2 पावर n और 3 पर पावर n। तो अब विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर यहाँ 6 का अभाज्य गुणन खंड में, यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। 5 का गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना, आभाज्य संख्या निकाल देना है। किसी नंबर यहाँ पर कोई भी नंबर हो उसे अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसके बाद उस पर पावर बिठा देना, उस पर पावर मल्टीपल कर देना है। और इस पर ध्यान देना है कि किसी भी नंबर को यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 या 5 रहता है तभी उसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। यदि दोनों में से कोई एक नंबर यदि मिसिंग कर गया, गायब हो गया, तो समझिए कि 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों, भाज्य संख्याएं क्यों। तो यहाँ पर समझना है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। अब यहाँ पर समझना है कि भाज्य संख्या कहते हैं किसको। भाज्य संख्या का मतलब हुआ कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कोई भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो एक से अधिक गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से अधिक
अभाज्य गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कोई भी संख्या को यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो एक से अधिक होता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, यानी एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, एक से अधिक। तो यहाँ ध्यान देते हैं सॉल्यूशन पे। 7 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 13 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 11 और गुने 1 और प्लस 1 कितना हो गया? 13 गुने 11 77 1 78। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कंपोजिट नंबर क्या ये है? तो यदि देखा जाए तो एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह कंपोजिट नंबर है। यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इसी में से दूसरा है 7 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 7 6 5 4 3 2 3 2 1 प्लस 5, 5 यहाँ कॉमन लेते हैं, 5 यहाँ कॉमन लेंगे, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, 5 गुने। यदि इससे गुना किया जाए, यदि इससे गुना किया जाए तो इसके यदि गुना किया जाए तो 1009 आता है। तो ये भी संख्या क्या है? ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। तो इसलिए क्या है? यह भी क्या है? भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।